हेलो एवरीवन, मैं राजेंद्र सिंह राजपुरोहित। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 3 लेंगे, जिसके अंतर्गत है दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। यानी जो दो चर हैं उसके रैखिक समीकरण युग्म को हम सॉल्व कैसे करते हैं, किस तरह से किसी भी पदों के समीकरण बनाए जाते हैं और उसको सॉल्व किया जाता है। इससे पहले जो चैप्टर था, सेकंड चैप्टर, उसके अंदर था द्विघाती समीकरण, यानी उसके ऊपर दो घात आती थी। अभी जो है अपना दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म कैसे सरल किए जाते हैं। सबसे पहले इसमें दो बातें ध्यान, एक तो दो चर और एक रैखिक समीकरण। तो हम पहले रैखिक समीकरण को समझेंगे। तो रैखिक समीकरण क्या होता है? वे पद जिसमें चर पद की घात जो होती है सिर्फ एक होती है, उन्हें रैखिक समीकरण कहते हैं। चर पद यानी जो अंग्रेजी के अक्षर हैं उनकी घात केवल एक होनी चाहिए, वो कहलाता है रैखिक समीकरण। मीन्स x के ऊपर अगर स्क्वायर आ गया तो वो रैखिक समीकरण में नहीं आएगा। ओनली फॉर x है तो x आएगा, y है तो y आएगा, उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई घात नहीं आएगी, वो कहलाएंगे रैखिक समीकरण। दूसरी चीज़, इसमें दो चर मीन्स हो गया अंग्रेजी के दो अक्षर आएंगे। वे पद जिनमें चर पद दो होते हैं, अर्थात अंग्रेजी के दो अलग अलग अक्षर होते हैं, ठीक है ना, उनको कहते हैं दो चर। यानी दो चर भी होने चाहिए, x के साथ y है, s के साथ t है, कुछ भी आ सकता है, कंटिन्यूटी होगी अक्षरों की, और साथ में वो रैखिक समीकरण भी होंगे। अब इसमें एग्जाम्पल दिया है, जैसे 2x + 3y = 6। इसमें x और y दो चर है, ठीक है ना, और ये रैखिक समीकरण, इनके ऊपर कोई घात नहीं है, तो ये दो चर और साथ में रैखिक समीकरण हो गया। एक एग्जाम्पल और है, जैसे 4s + 6t = 8। तो इस तरह के जो भी समीकरण आपको मिलेंगे वो सारे के सारे दो चर में रैखिक समीकरण होंगे और उनको सॉल्व करना पड़ेगा। अब है समीकरण। इन प्रश्नों में दो समीकरण दिए गए होंगे। ये जो प्रश्न है सारे इस चैप्टर के अंदर, तीसरे चैप्टर के अंदर, दो चरों वाले रैखिक समीकरण में हमारे पास दो समीकरण होंगे, पहला और दूसरा, और दोनों ऑलरेडी संतुलित होंगे। अगर समीकरण संतुलित नहीं है तो हमारा पहला काम होगा, हम समीकरण को संतुलित करेंगे। संतुलित समीकरण का मतलब होता है जिस किसी भी समीकरण में बट्टा नहीं आता है, यानी अपॉन में संख्या नहीं आती है, ब्रैकेट नहीं आता है। अगर वो चीज़ें आती है तो पहले उनको हटाना पड़ता है और उसको एक संतुलित समीकरण में बनाने के बाद ही हम समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो इस प्रश्न में, इस चैप्टर में, अध्याय 3 के अंदर हमारे पास जो समीकरण होंगे वो दो समीकरण आएंगे और इसके x और y का मान ज्ञात करें। दो समीकरण दिए होंगे और हम उसमें x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे समीकरण मान लेते, दे देता है ax + by + c = 0, जिसमें x का जो गुणांक होगा वो a होगा, यानी x का मल्टीपल जो होगा a, y का गुणांक यानी y का मल्टीपल b, और जो अचर पद होगा उसे हम c कहेंगे। x का गुणांक a, y का गुणांक b और अचर पद c। परंतु इसमें दो समीकरण होंगे, इसलिए ये पहला समीकरण है और ये हमारा दूसरा समीकरण है। तो पहले समीकरण के जो भी मान होंगे उसको कहलाएंगे a1, b1 और c1, यानी x का गुणांक a1, y का गुणांक b1 और अचर पद कहलाएगा c1, पहले समीकरण का। दूसरे समीकरण की अगर हम बात करते हैं तो x का गुणांक a2, y का गुणांक b2 और अचर पद कहलाएगा c2, क्योंकि इसमें दो समीकरण होंगे, पहले समीकरण वाले सारे a1 और दूसरे समीकरण वाले सारे a2, b2 जो b2 आएगा वो। अब हमारा इसमें एक एग्जाम्पल आया हुआ है। रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और ₹9 में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदे। कौन है ये? रोमिला। रोमिला ने दो चीज़ें खरीदी, एक तो खरीदी उसने पेंसिल और एक खरीदा उसने रबड़, ठीक है। मान लेते हैं, माना पेंसिल जो है वो x की, पेंसिल की वैल्यू x है और रबड़ की वैल्यू y है। तो इसने कितनी पेंसिल खरीदी? 2 पेंसिल, तो ये हो जाएगा 2x, और रबड़ कितने खरीदे इसने? 3, तो इसलिए हो जाएगा 3y, ठीक है। अब टोटल जो रुपए हुए वो हमारे 9 हुए, तो इसका जो समीकरण बनेगा वो बनेगा 2x + 3y बराबर कितना? 9 रुपये। ये हमारा पहला समीकरण बन गया, ठीक है। यानी जो पहली लाइन होगी हमारी यहाँ से लगा के यहाँ तक, ये इसके थ्रू हमारा पहला समीकरण बनेगा। फिर दूसरे समीकरण की अगर हम बात करते हैं, आगे चलते, उसकी सहेली सोनाली, तो दूसरी का नाम है सोनाली। सोनाली ने भी क्या किया, उसके पास जब देखी कि भाई इसके पास पेंसिल और रबड़ अच्छी है, तो उसने भी वही पेंसिल और वही रबड़ खरीदे। वैल्यू हम मान लेते हैं
एक्स और इसकी वाई, ठीक है। तो इसने कितने खरीदे, 18 रुपये में उसी तरह की 4 पेंसिल, तो 4 पेंसिल का मतलब हो गया 4x और 6 रबड़ का मतलब हो गया 6y। और कितने रुपए खर्च किए उसने, 18, यानी 4x प्लस 6y बराबर 18। ये समीकरण नंबर बन गया 2। तो इस तरह से हमने इस समीकरण को किस में लिखा, बीजगणितीय रूप में व्यक्त किया। इसमें एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, समीकरण बनाते समय फर्स्ट जो लाइन होगी उसके थ्रू हमारा पहला समीकरण बनेगा और सेकंड लाइन से हमारा दूसरा समीकरण बनेगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब हम लेते हैं प्रश्नावली 3.1। प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, कौन कहता है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। हम यहाँ तक की बात करते हैं सिर्फ पहले, उसके बाद हम आगे, क्योंकि यहाँ तक हमारा पहला समीकरण मिलेगा। एक आफताब है और एक उसकी पुत्री है। मान लेते हैं आफताब की आयु x और इसकी y, माना, ठीक है। लेट द आफताब की एज होगी x और इसकी होगी y। अब हम कह रहे हैं 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था थे थी आ रहा है, इसका मतलब आप वापस बैक जा रहे हो, पास्ट में जा रहे हो। और जितने साल आप, जितने ईयर आप बैक में जा रहे हो उतने ईयर आपको दोनों में से माइनस करने, कितने, 7 वर्ष पूर्व। अगर हम बात करते हैं 7 वर्ष पूर्व, आफताब कितना होगा, x माइनस 7 और पुत्री हो जाएगी y माइनस 7। अब क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, कौन, आफताब इससे 7 गुनी आयु का था। तो ये ऑलरेडी 7 गुना है, अगर हम इसको 7 गुना करेंगे तो ये और ज़्यादा हो जाएगा। अगर हमें बीच में इक्वल लगाना है तो वो जो गुना होगा वो कम वाले के साथ करना पड़ेगा, तब हमारा इक्वल होगा। अगर ये 7 गुना हमने आफताब को कर दिया तो गलत हो जाएगा। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, जितना भी गुना कहे एज में वो हमेशा कम वाले के साथ किया जाता है, जो छोटा है उसके साथ। तो x माइनस 7 बराबर 7 को y से 7y माइनस 7 7 49, पक्षांतर करेंगे y इधर आएगा और ये पीछे जाएगा, x ये प्लस वाला इधर आके माइनस 7y बराबर माइनस 49, ये माइनस वाला पीछे जाके प्लस 7, x माइनस 7y, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में चर पद रहते हैं और राइट हैंड साइड में अचर पद रहते हैं, इसीलिए ये ट्रांसफ़र हो गए। माइनस 49 में से प्लस 7 गए, प्लस माइनस माइनस तो हो गया 42, और किसके बचेंगे, माइनस के, क्योंकि माइनस के ज़्यादा। ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 1, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, वापस लिखते हैं, एक तो आफताब, एक उसकी पुत्री। तो सेकंड लाइन की बात करते हैं, आफताब x और उसकी पुत्री y। सेकंड लाइन कह रही, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कितने वर्ष, 3 वर्ष। गा यानी आप फ्यूचर में जा रहे हो, आगे जा रहे हो, तो आयु प्लस होगी, ठीक है ना, एज क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। कितने वर्ष आप, तो 3 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। आप फ्यूचर में जा रहे हो, आगे जा रहे हो, तो दोनों के अंदर 3 प्लस हो जाएगा, क्योंकि एज तो दोनों की इक्वली चलेगी, ठीक है। अब जैसे आपको इक्वल लगाना है अगर बीच में, तो ये जो है वो पुत्री से 3 गुना है, ये यहाँ लिखा ना 3 गुना, इसलिए 3 गुना हम आफताब को नहीं करके किसको करेंगे, पुत्री को करेंगे। तो x प्लस 3 ब्रैकेट हटाएंगे, 3y प्लस 3 तिया 9। अब y इधर और ये इधर, तो x माइनस 3y बराबर 9 माइनस 3, क्योंकि प्लस वाला इधर आके माइनस, ये प्लस वाला उधर जाके माइनस, x माइनस 3y बराबर 6, समीकरण नंबर 2। ये इस तरह से हमने 2 समीकरण बनाए और इस प्रश्न को हमने बीजगणितीय रूप में व्यक्त किया। आगे है क्वेश्चन 2। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। कितने रुपए में, 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। यहाँ तक की बात करते हैं और एक समीकरण बनाते हैं। क्या खरीदा, बल्ला और गेंद। बल्ले की कीमत x मान लेते हैं और गेंद की कीमत हम y मान लेते हैं। कितने बल्ले, 3 बल्ले मीन्स 3x और 6 गेंदें मीन्स 6y, और टोटली जो उसका कॉस्ट हुआ वो 3x प्लस 6y बराबर 3900 रुपये। ये हमारा पहला समीकरण हो गया, यही कह रहा है। फिर सेकंड लाइन की बात करते हैं आगे, बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला खरीद लिया। एक और बल्ले का मतलब हो गया x प्लस कितनी, 3 गेंदें मीन्स हो गया 3y बराबर कितने रुपए खर्च किए, टोटली 1300 रुपये। समीकरण नंबर हो गया हमारा 2। तो इस तरह से हमने ये इसको बीजगणित में व्यक्त किया। अगला हमारा है थर्ड क्वेश्चन 3.1 का,
2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। क्या क्या आइटम है? एक तो उसने सेव खरीदा और एक उसने अंगूर खरीदे। ठीक है, मान लेते हैं इसकी कीमत x और इसकी कीमत y। कितने? 2 केजी सेव का मतलब हो गया 2x और 1 केजी अंगूर का मतलब हो गया y। एक लिखने की ज़रूरत नहीं है। और इनकी जो टोटल कॉस्ट हो गई वो हो गई हमारी 160 रुपये। ये समीकरण नंबर हो गया हमारा एक। फिर नेक्स्ट 1 महीने बाद 4 केजी सेव, मूल्य तो वही है। कितना केजी? 4 केजी सेव का मतलब हो गया 4x प्लस 2 केजी अंगूर का मतलब हो गया 2y इज इक्वल टू टोटल कितना दिया उसने? 300 रुपये। समीकरण नंबर 2, इक्वेशन 2, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। इस तरह से हमने इस प्रश्न को बीजगणितीय रूप में व्यक्त किया। तो ये जो समीकरण बना है इसमें एक ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि समीकरण हमेशा संतुलित होता है। संतुलित समीकरण बनाकर ही आगे का कार्य किया जाता है। तो 3.1 प्रश्नावली के अंदर हमने समीकरण बनाने सीखे। किसी भी जो लैंग्वेज है उसके द्वारा समीकरण कैसे बनाए जाते हैं। तो ये जो समीकरण हमने बनाए इसमें क्या ध्यान रखा? पहली जो लाइन है जहाँ पे फुल स्टॉप आता है वहाँ तक हमारा पहला समीकरण बनता है। उसके बाद में जो सेकंड लाइन है उससे हमारा सेकंड समीकरण बनता है। स्टेप बाय स्टेप अगर हम काम करते हैं तो हमारा काम कभी भी गलत नहीं होगा और हमारा जो समीकरण होगा, जो इक्वेशन होगी वो बिल्कुल राइट बनेगी और प्रॉपर बनेगी। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये समीकरण बनाने वाले पद समझ में आए होंगे। ठीक है, तो ये 2 चरों वाले समीकरण किस तरह से बनाए जाते हैं वो हमने इस प्रश्नावली में सीखा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और अगर अच्छा लगा हो तो आप अपने मित्रों को शेयर करें, उन्हें सब्सक्राइब कराएं और किसी भी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इसी आशा व विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत।